यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी तो ये डार्क 1 है, फिर यहाँ पे बनेगी ये डार्क 2 है, फिर यहाँ पे बनेगी डार्क 1 है, फिर यहाँ पे बनेगी डार्क 2 है। ऐसे बनता है ना फ्रिंज, ऊपर भी डार्क होता है और नीचे भी डार्क होता है। पढ़ा है ना कि अगर ऑर्डर n बराबर 1 है तो -1 भी होता है। तो यहाँ पे जो फ्रिंज बच्चों बनेगी ये वाला ऐसे ये बना, ऐसे ये बना। अब देखो ये वाला एंगल हो गया θ1, ये वाला एंगल हो गया θ1, ये वाला एंगल हो गया θ2। अब इधर θ2 की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही तरफ हमने θ2 दिखाया है, पर θ1 ऊपर और नीचे दोनों देखना है। तो जब एंगुलर पोजीशन हम निकालेंगे D1 का, तो D1 का डार्क जो है उसका कौन कौन सा एंगुलर पोजीशन होगा, तो एक θ1 होगा, प्लस होगा λ/d, और एक θ1 होगा, माइनस होगा λ/d। ऐसे ही डार्क 2 का भी 2 पोजीशन होगा। अब अगर मैं डार्क 2 का पोजीशन आपसे पूछूं बच्चों तो बताइए क्या होगा। θ2 एक ऊपर होगा 2 λ/d, n की जगह 2 लिख देंगे, और एक नीचे होगा -2 λ/d। ये समझ आ रहा है। अब हमें ऐसे ही तीसरे का भी आएगा, चौथे का भी आएगा। अब कोई भी डार्क फ्रिंज का पोजीशन पूछे तो आप यहाँ से लिख के दिखा सकते हैं ना। अब देखो इसमें है क्या कि ये जो डार्क यहाँ पे 1 है और ये डार्क 2 है, इसी के बीच में क्या आएगा, सेंट्रल ब्राइट आएगा। क्या आएगा, सेंट्रल ब्राइट आएगा, इसी के बीच में आएगा। तो जो सेंट्रल ब्राइट का एंगुलर विड्थ है वो हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बगल में लिखेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। क्या लिखेंगे, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो बच्चों सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो एंगुलर विड्थ है वो कितना होगा, θ1 ऊपर भी है, θ1 नीचे भी है, ऊपर प्लस λ/d है, नीचे माइनस λ/d है। तो जब विड्थ निकालेंगे तो यहाँ पे हम विड्थ को θ0 अगर लिखें तो θ0 बराबर, ये θ0 क्या है, विड्थ है और सेंट्रल का, तो इसकी वैल्यू होगा क्या, θ1 जो प्लस है उसमें से माइनस करेंगे θ जो नेगेटिव है, तो ऊपर प्लस λ/d, नीचे माइनस λ/d है ना। तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो कुल कितना होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कितना होगा 2 λ/d। एंगुलर विड्थ आ गया। किसका एंगुलर विड्थ आ गया, सेंट्रल ब्राइट का। अब सेंट्रल ब्राइट का जो ये एंगुलर विड्थ है ये वाला, इसी को हम लोगों ने क्या लिखा है, θ0। समझ में आ रहा है, ये θ0 हो गया। अब बच्चों अब इसके ऊपर आप देखो कि ये डार्क 2 है, डार्क 1 है ना। अब अगर हम इसको फिर से चित्र बनाएं ऐसे, ये ऐसे ही तो आएगा। अब यहाँ पे कौन सा आ गया, फर्स्ट ब्राइट आ गया, फर्स्ट ब्राइट आ गया। ये सेंट्रल ब्राइट है और ये फर्स्ट ब्राइट है। अब अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट ब्राइट का एंगुलर विड्थ कितना है, तो फर्स्ट ब्राइट का एंगुलर विड्थ कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 2 λ/d में λ/d माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, λ/d आ जाएगा। अब इसके ऊपर जितने भी ब्राइट होंगे सबकी एंगुलर विड्थ बराबर होगी। तो सेंट्रल ब्राइट का मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं फिर लिखूँगा एंगुलर विड्थ ऑफ ऑल अदर्स, सबका बराबर होगा, ऑल अदर्स ब्राइट फ्रिंज, ऑल अदर्स ब्राइट फ्रिंज
बराबर कितना होगा बच्चों, कितना होगा, लेमडा बाई डी होगा। तो मैंने जो लिखा था कि इसमें सभी फ्रिंज की विड्थ अनइक्वल होगा, तो केवल एक ही फ्रिंज की विड्थ अनइक्वल होती है और वो कौन सा होता है, सेंट्रल। आप लोगों के एग्ज़ाम में यही आता है कि सेंट्रल ब्राइट की विड्थ क्या होगा, या सेंट्रल ब्राइट के अलावा और किसी का पूछ ले तो फिर इसका हमेशा आधा होगा। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन कवर हुआ, समझ आया। अब चलिए यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी डार्क फ्रिंज के लिए। एक आप लोगों ने कल ये पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे अभी कंप्लीट करेंगे फिगर कंप्लीट कॉपी में, तो ऐसे यहाँ पे भी बना लेंगे। अब देखो ये ऐसे बहुत सारे ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेंगे। अब हमें इंटेंसिटी की भी बात करनी है। क्या करनी है, इंटेंसिटी की बात करनी है। अब देखो इधर इंटेंसिटी समझाएंगे आपको। इंटेंसिटी बच्चा लोग आई नॉट इंटेंसिटी है जब सारी लाइट एक जगह मिल जाती है। जब सारी लाइट एक जगह मिल जाती है तो कौन सा बनता है, सेंट्रल ब्राइट। जो कि आपने पढ़ा था कि सेंट्रल ब्राइट में कोई जोन डिवीज़न नहीं होता, पूरी की पूरी लाइट एक ही जगह जाती है। बाकी जगह आपने देखा था कि स्लिट में लाइट को कभी इवन जोन बोल रहे हैं, कभी आड जोन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये आई नॉट इंटेंसिटी है सेंट्रल ब्राइट का। अब आप यहाँ पे इंटेंसिटी का जो फार्मूला लिखे हो, मैंने कल बोला था कि इसे हम लोग डायरेक्ट ही लिखेंगे, डेरिवेशन से ही आया है, पर ज़रूरत नहीं उस डेरिवेशन का, तो नहीं करेंगे, उसे सीधे लिख देंगे साइन अल्फ़ा अपान अल्फ़ा का होल स्क्वायर। यही बात चल रहा था, तभी क्लास रुक गई थी। अब इसमें मैंने ये बोला था कि अल्फ़ा बराबर क्या होता है, फेज डिफरेंस का आधा, यही था। अब देखो अल्फ़ा होता है 5/2, ये सब याद रखना है। अब अल्फ़ा बराबर हो गया बच्चों 1/2 और फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है। फिर हमने लिखा अल्फ़ा बराबर पाई बाई लेमडा और डेल्टा एक्स हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स क्या है, डी साइन थीटा है। तो ये अल्फ़ा का मान इतना हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे डार्क फ्रिंज की बात करेंगे, डार्क फ्रिंज की बात करेंगे, तो पढ़ा है डी साइन थीटा की वैल्यू भी आपने पढ़ा है और वो पढ़ा है एन लेमडा। तो जहाँ पे डी साइन थीटा है ना, वहाँ पे एन लेमडा लिख देंगे। अब जब डी साइन लिखते जाना आप लोग लगातार कंटिन्यूस, अगर सुनते भी रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। तो डी साइन थीटा एन लेमडा हो गया। अब यहाँ पे बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेंसिटी के लिए अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो गया पाई अपान लेमडा इंटू एन लेमडा। तो मैंने कल लिखवाया दिया था कि एन पाई होगा। अब अगर मैंने लिखा कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज, अब बच्चों फर्स्ट डार्क फ्रिंज का क्या निकालने जा रहे हैं आप, बोलो, इंटेंसिटी निकालने जा रहे हो। तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज I1, तो डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी लिख रहे हैं I1। चलो एक बार आप लिखवाओ, I1 बराबर क्या होगा, आई नॉट साइन अल्फ़ा की जगह n बराबर क्या लिखोगे, 1, n की जगह 1, तो ये हो जाएगा साइन पाई अपान पाई का होल स्क्वायर। अब साइन पाई बराबर क्या होता है, 0, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना। तो देखो थ्योरेटिकली इंटेंसिटी 0 आया है, लेकिन आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए कि क्या एब्सोल्युटली, क्या एक्चुअल में इंटेंसिटी 0 है। तो इंटरफ्रेंस में तो एक्चुअल में इंटेंसिटी 0 होती है, पर डिफ्रैक्शन में
थ्योरेटिकली भले जीरो इंटेंसिटी आई है पर एक्चुअल में इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है, वेरी स्मॉल बट नॉट जीरो। तो इसे ये लाइन ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंटली ये इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है, और वही आप लोगों के स्कूल में एग्ज़ाम में टीचर पूछना चाहता है कि एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी बिकम मिनिमम, इंटेंसिटी बिकम मिनिमम, इसी को लिख लेंगे एक्चुअल। एक्सपेरिमेंट जो है वही एक्चुअल होता है, थ्योरी एक्चुअल नहीं होती। जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है उसी को हम सही मानते हैं, जो हमें दिखता है रियल में जो दिखता है, इसलिए मैंने एक्चुअल लिखा है यहाँ पे। तो इंटेंसिटी बिकम मिनिमम लिखेंगे, बिकम मिनिमम, मिनिमम तो है बट नॉट जीरो, पर बच्चों एक्चुअल में जीरो नहीं होता, अरे ये ध्यान रखेंगे। पर इंटरफ्रेंस में एक्चुअल में जीरो होता है, यहाँ पे थ्योरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब हम अगर मान लीजिए कि एक और हम लिखेंगे, एक ही और इंटेंसिटी लिखेंगे, उसको भी बता दो आप लोग। इंटेंसिटी ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब इस बार आप लोग हमको बोल के लिखाओ, चलो बोलो। यहाँ पे सबसे पहले जब हम इंटेंसिटी निकालने जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या है, अल्फ़ा बराबर n पाई को लिखेंगे आप 2 पाई। क्या लिखोगे, पहले तो अल्फ़ा आना चाहिए और अल्फ़ा की वैल्यू n पाई है। एग्ज़ाम में हम बैठे हैं तो हम सीधे यहाँ शुरू करेंगे, यहीं से लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ तुरंत आंसर चेक कर लेंगे। अब इंटेंसिटी I2 बराबर क्या लिखेंगे, I नॉट साइन 2 पाई अपान 2 पाई का होल स्क्वायर, और साइन 2 पाई जीरो होगा तो जीरो इंटेंसिटी हो गई। अब इंटेंसिटी जीरो हो गई, अब किसी का भी निकालोगे तो सबकी वैल्यू वही आएगा। मैंने एक पाई देख लिया, एक 2 पाई, अब जो पाई है वही 3 पाई हो जाएगा, जो 2 पाई है वही 4 पाई हो जाएगा। वैसे भी साइन की सारी वैल्यू जीरो ही होती है। बच्चों इतनी जब इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं तो एक चीज़ और यहाँ पे एक और लिख लो आप, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, डार्क वाला कंप्लीट हो जाएगा, जो डार्क से आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। नोट हो गया इतना, हटाओ इसे। अब देखो जो यहाँ पे आपको दिखाई दिया था ये वाली बात, अब यहाँ पे ये स्लिट है, यहाँ पे स्लिट है और यहाँ पे स्क्रीन है, और इसके बीच की दूरी क्या है, कैपिटल डी है, कैपिटल डी है। हम लोग लीनियर विड्थ भी निकालेंगे। अभी आपने यहाँ पे जो निकाला था ये कौन सी विड्थ थी, एंगुलर विड्थ थी ना। अब आपको लीनियर विड्थ भी बताना चाहिए, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग बोलिएगा। लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और इसको हमने बीटा लिखा है, बीटा सेंट्रल को 0 लिखा है। तो क्या लिखोगे, इसका एंगुलर विड्थ लिखोगे, एंगुलर विड्थ थीटा नॉट में मल्टीप्लाई क्या करोगे, कैपिटल डी। तो ये बच्चों वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। मेडिकल के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, लिखा था कि डिफ्रैक्शन सिंगल, ऐसा लिखा था कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपर्चर डायमीटर स्लिट विड्थ 20 मिलीमीटर है और 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ उस पर इंसिडेंट किया गया। तो जो डिफ्रैक्शन सिंगल डिफ्रैक्शन सेंट्रल फ्रिंज है उसकी विड्थ होगी
कैपिटल डी की वैल्यू दिया था 10 सेंटीमीटर कुछ दिया था, तो आप रखोगे तो आ ही जाएगा। अब आप देखिए कि जितने इंटरफ्रेंस में आप फ्रिंज पढ़ते थे उसकी विड्थ क्या होती थी, लैम्डा डी बाई डी। तो इंटरफ्रेंस की विड्थ का ये कितना है, डबल है, मतलब सेंट्रल वाला डबल है। बाकी सभी सेंट्रल को छोड़ दें तो सबकी विड्थ उतना ही होगी जितना हम लोग पढ़ते थे इंटरफ्रेंस में, सही है, लैम्डा डी बाई डी होगी। अब आप इसके बाद लिखेंगे लीनियर विड्थ ऑफ अदर देन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसको भी लिख लो। लीनियर विड्थ ऑफ अदर देन सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल वाला हमेशा ब्राइट होता है इसलिए ब्राइट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो बच्चों ये जो बीटा 1 होगा पहले का दूसरे का, चाहे ये ब्राइट हो चाहे वो डार्क हो, दोनों के लिए, ब्राइट के लिए भी और डार्क के लिए भी, सब के लिए ये बराबर होगा लैम्डा डी अपान स्मॉल डी। अब ये भी कंप्लीट हो गया। तो एंगुलर विड्थ, लीनियर विड्थ, इंटेंसिटी। चौथा चीज़ आज तक देश में बना नहीं तो अब हम क्या बताएं, इतना ही बना है, इतना बता दिया, समझ आया। अब इसके बाद आप लोगों ने अब जैसे यहाँ पे पढ़ा है वैसे एक बार और पढ़ लो तो ये ख़त्म हो जाएगा। क्या पढ़ना है, ब्राइट फ्रिंज का, भी तो मैंने डार्क का बताया है ना, अब ब्राइट का लिखना शुरू करो। जैसे ये लिखा हुआ है डार्क फ्रिंज, ऐसे लिखो ब्राइट फ्रिंज, और जितना लिखा है सब नकल कर कर के अपने आप लिखो, ऐसे सब लिख डालो। चलो मैं भी लिख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं लिखूँगा भी। अब एक बार मेरे को ये बताओ कि सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। अभी टेस्ट है, टेस्ट इसका है कि नहीं ऑप्टिक्स का? अच्छा ऑप्टिक्स का टेस्ट नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब लिखो बच्चों ब्राइट फ्रिंज, साथ साथ लिखते जाओ, आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी को कुछ पूछना तो नहीं था? हम कुछ नोट तो नहीं कर रहे थे? तो बताओ कि जब हटा देंगे तब बताओगे। लिखो, जो नोट कर रहे थे लिख लो, जल्दी से लिख लो बच्चों। बस थोड़ा सा ही और एक्टिव रहना है, थोड़ा सा और मेहनत करना है, सब लोगों का अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। जब अगली वाली होली आएगी तो आप लोग सब मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज से बैग लेके आएंगे तो घर पे जब पहुंचेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सबको। वो आपका होली जीवन का सबसे अच्छी होली होगी कि जब आएंगे घर पे और कॉलेज से आएंगे और ऐसे पढ़ते रहेंगे तो फिर बाद में एक दिन आपके लिए सारे लोग होली खेलेंगे। ऐसा कुछ काम करेंगे कि सारे लोग पूरे देश में उत्सव मनेगा आपके लिए। बस लगे रहो अपने काम पे, बिल्कुल फोकस रहिए। यहाँ हम अपना ही काम करते हैं ना, किसी का कुछ नहीं करते, अपना ही काम करते हैं, अपने लिए ही पढ़ते हैं, अपने लिए ही मेहनत करते हैं। आप ही को सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके इस हार्ड वर्क को लोग समझकर सारे लोग खुशी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपके ऊपर उनको विश्वास होता है कि आप उनको भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी आगे बढ़ाएंगे। तभी तो देश के लोग सम्मिलित हो जाते हैं कि आपके नाम की चर्चा करने लगते, देखिए हमारे देश का ये डॉक्टर, हमारे देश का ये इंजीनियर ये काम कर दिया, ये काम कर दिया। और पूरा शहर दीपावली और होली एक साथ मनाता है जब आप लौट के आएंगे कहीं से कुछ करके। तो अभी से बस लगे रहिए, काम आपका अपना होगा और सारे लोगों में खुशी मिलेगी और आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको नहीं, आपके उसी काम को। कि जब सब होली मना रहे थे, सब दीपावली जला रहे थे, सब खुशी मना रहे थे, घूम रहे थे, टीवी देख रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, मैच देख रहे थे, मेला देख रहे थे, वो समय आप आँख फोड़ फोड़ कर किताब कापी पढ़ रहे थे। सुबह से शाम, दोपहर, जब देखो तब वही किताब, जब देखो तब वही किताब। ये तो तपस्या आपका है ना, उसी का पूरे लाइफ तक लोग सम्मान करते हैं और आपके लिए खुशी मनाते हैं। तो वो आपको करना है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। तो मन लगा के पढ़िएगा, खूब अच्छे से सीखिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं आता लाइफ में। अगर आप एक बार पढ़ना शुरू कर दो, अच्छे से देखिए, आपको कोई किसी ने कुछ ना पढ़ाया हो
लेकिन अगर आपके सेल्फ पढ़ने की आदत अगर हो गई तो आपको अपने आप आने लगता है। हमें तो कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाया अब तक, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं, कभी किसी टीचर से कोई ट्यूशन ही नहीं पढ़ी है मैंने। और मैंने सबसे ज़्यादा ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, 18 साल का था तभी से पढ़ा रहा हूँ। जब क्लास 11th में गया था, हमें याद है 11th-12th में, तभी से छोटे बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। अब जो नीट वाले बच्चे हैं उनको तब से मैं पढ़ा रहा हूँ जब मैं 12th पास कर लिया था, तभी से मैं नीट वालों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं तो बहुत पढ़ाया हूँ। तो इसलिए आप अगर खुद पढ़ना शुरू करिए ना, देखो अपने आप आने लगता है। बट डरना नहीं चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने मन में मान लोगे कि ना मेरे को ये समझ नहीं आएगा, तब वो नहीं आएगा। और अगर आप ये सोच रहे कि देखें क्यों नहीं आएगा, कोई लिखा है तो हम उसको समझ क्यों नहीं पाएंगे। अगर एक आदमी ने सोच के लिख दिया तो हम क्यों नहीं समझ पाएंगे। हमारा दिमाग किसी से कम है क्या? देखिए आपको आने लगेगा। ये बस इतना ही है। आप जब डर जाओगे तो हार जाओगे, और नहीं डरोगे तो हरदम जीतते रहोगे। तो हरदम जीतना है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग को जो डिफ्रैक्शन में इसी में थोड़ा थोड़ा बदलते हुए हम लिखेंगे। तो डार्क फ्रिंज की जगह आप ब्राइट फ्रिंज लिखेंगे। यही कल लास्ट में एक दो बच्चों ने पूछने भी आए थे, और आज वो दिख नहीं रहे, लगता वो होली मनाने चले गए। तो ब्राइट फ्रिंज हम लोगों से अब ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे। तो ब्राइट फ्रिंज कब आएगा? जब इवन जोन डिवीज़न होगा कि ऑड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे ऑड जोन डिवीज़न। ये ऑड जोन डिवीज़न हो गया। आपको याद है डी साइन थीटा बराबर कल मैंने कुछ लिखवाया था, तो n+1/2 लिखवाया था। यही लिखा था ना, n+1/2। देखो आपको ये सब याद है, ऐसे याद रखोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। n+1/2 लेमडा। और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी क्या? नहीं, यहाँ कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता, इंटरफ्रेंस में होता है। यहाँ पे हमेशा 1 से ही होगा। तो n बराबर 1 2 3 फ्री चले, ये सब हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू एक बार। तो चलो साइन थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। अब आप लिखोगे 2n+1 ऐसा ही, और लेमडा अपान 2d। चेक करो, 2n+1 लेमडा अपान 2d सही लिखा है। चलिए ये आपने लिख दिया।